हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम बनाएंगे वीडियो हिंदी में। पहले हमने बनाई थी वीडियो पंजाबी में और इंग्लिश में। तो कई लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ आती है, कईयों को नहीं आती है, कईयों को पंजाबी समझ आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो कईयों को पंजाबी नहीं आती तो इंग्लिश आती है, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड हिंदी। तो आज हम वीडियो बनाएंगे हिंदी में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो लंबा होगा और आपको इसमें जो भी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग वर्क परमिट, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग कि स्लोवेनिया का वर्क परमिट की वैल्यू कितनी है, इसमें कितना फ्यूचर स्कोप है, कि अगर हम वर्क परमिट पे स्लोवेनिया आते हैं तो क्या हम इतना अर्न कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हम अपना कोई काम खोल सकें, या हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, या फिर लाइफ की हमारी ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ रहे, कि ज़्यादा कोई फाइनेंशियली अनस्टेबल ना हो। अगर हम स्लोवेनिया में आकर काम करते हैं तो हम कितना कमा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, कितना खर्च होता है, रेंट कितने होते हैं, और वैसे डेली लाइफ कॉस्ट कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर एक बंदे के मन में होती हैं जब वो पहली बार अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में आता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा तो जो प्रोसेस है हिंदी में, तो लोगों को ये पता लगे कि समझने में आसानी हो। तो जो स्लोवेनिया का वर्क परमिट का प्रोसेस है वो उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला इंडिया में शुरू होता है, दूसरा उसका मोर देन हाफ जो है वो स्लोवेनिया में होता है, तीसरा फिर इंडिया में, और चौथा जो फाइनल स्टेप है जब आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। टीआरसी का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, और टीआरपी टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। तो वो आपको द फाइनल स्टेप इज़ कि आपको वो इंडिया में मिलता है। तो जो पहला स्टेप होता है इंडिया में वो होता है कि आपने आपको कोई जॉब मिली है, या फिर आप किसी एजेंट के पास या किसी कंपनी के पास गए हो इंडिया में, या जो आजकल जो ऑफिसेज हैं, जो इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं इंडिया में, जो आपको बाहर का वीज़ा दिलवाते हैं, जो आपका प्रोसेस करते हैं, आप उनके पास जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास जॉब है स्लोवेनिया में, एक कंपनी जॉब ऑफ़र कर रही है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाय द वे, करंटली जिस एजेंट से मैं आया था 5 साल पहले, उनके पास कुछ जॉब्स ऑफर्स हैं जो स्लोवेनिया के लिए हैं। वो आई थिंक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है। तो अगर आप में से कोई भी उसके बारे में और जानकारी चाहता है तो आप उनको फ़ोन कर सकते हो। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आप उनके जॉब के बारे में और जानकारी ले सकते हो। बाय द वे, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था जो था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नीडेड इन स्लोवेनिया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आप उस इंसान के पास जाते हो जो आपका फ़ाइल वगैरह इंडिया में तैयार करता है, तो उसके पास आपका एटलीस्ट 1 मंथ लगता है, क्योंकि उसको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं। आपने उसको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जिसमें होता है कि आपका पासपोर्ट, आपके एजुकेशन, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, अगर किसी ने कोई डिग्री की है वो, अगर कोई डिप्लोमा किया है वो, अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है वो, प्लस आपको जो एसएसपी ऑफिस, जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है, उसमें आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रियाँ, और आई थिंक यूरोप के बाहर की कंट्रियाँ भी, जहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी आई डोंट नो, बट मे बी, तो वो होता है कि आप कभी किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में, या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज ना हो, आप क्लीन हो, आपके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो इंडिया में, तो वो सर्टिफिकेट हेल्प करता है इमिग्रेशन ऑफिसर को देखने में कि आप एक गुड करेक्टर वाले बंदे हैं, कि आप स्लोवेनिया को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते।
तो इसके लिए ये होता है, तो उस सर्टिफिकेट आने को आई थिंक 2 से 3 महीने लग जा सॉरी 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो 1 महीने का प्रोसेस होता है जो इंडिया में होता है, आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद आपका वो जो एजेंट होता है या आप जो जैसे भी होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाता है, उनको नोटराइज्ड करवाता है, और उन सारी की फ़ाइल बना के वो इधर कंपनी को भेजते हैं। तो कईयों का होता है कि हम काफ़ी कंट्री में होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने पड़ते, बट स्लोवेनिया ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, बिकॉज विदाउट ओरिजिनल, क्योंकि ये बहुत ही नया सिस्टम है स्लोवेनिया के लिए। पहले स्लोवेनिया 10 साल पहले कभी वर्क परमिट नहीं देती होती थी स्लोवेनिया, वो पहले बड़ा नॉर्मल सा होता था, पर अब देती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हैं इस बारे में कि अगर हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को वीज़ा दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, तो हमें उसके बारे में सब पता हो। तो आपकी पूरी फाइल इधर आती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस कॉपीज़, और वो कंपनी फिर उन सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करती है, क्योंकि जो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, होता तो आई मीन जब आप अप्लाई करते हो एम्बेसी में, इंग्लिश में बात होती है, बट जो सारा पेपर वर्क होता है वो इनकी लोकल लैंग्वेज में होता है, जो कि है स्लोवेनियन। तो स्लोवेनियन लैंग्वेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट होते हैं। आपके एजुकेशन, आपकी डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस, पुलिस क्लियरेंस, ये सब आपके स्लोवेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं यहाँ पर विद इन स्लोवेनिया, जो कि कंपनी या कंपनी का लॉयर और जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपका वीज़ा प्रोसेस कर रहा होता है, जो फाइल तैयार कर रहा है, वो करता है। इस सारी चीज़ों को भी टाइम लगता है, 1 आधे महीने का टाइम लग जाता है ट्रांसलेशन और उसको नोटराइज कराने में। उसके बाद जो मेन होता है, जो अभी मेन प्रोसेस नहीं, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, जो मेन प्रोसेस होता है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस ट्रांसलेशन इधर है स्लोवेनिया में, उन सबको इधर लोकल अथॉरिटीज़ से टेस्ट करवाना है। लोकल अथॉरिटीज़ क्या है इधर? इंडियन एम्बेसी है, अगर आप इंडिया से हो। लकीली इंडियन एम्बेसी स्लोवेनिया में है। जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, उनकी एम्बेसी स्लोवेनिया में अभी नहीं है, तो उनको जहाँ तो ऑस्ट्रिया जाना पड़ता है, और जहाँ फिर उनको इटली जाना पड़ता है। सेम विद बांग्लादेश वालों को भी वियना जाना पड़ता है, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो जो वही रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो लॉयर होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट करवाता है। ये ऐसा होता है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे अपनी पीसीसी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कोई वीज़ा अप्लाई करना था अपना, तो वो मुझे पीसीसी फिर से बनानी पड़नी थी। तो मैं वहाँ पे गया, पीसीसी इंडियन एम्बेसी में, तो वहाँ से मेरी पीसीसी अप्लाई होगी। उसके बाद मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो था इंडियन मेरे पास है, उसको मैंने वेरीफाई करवाना था, क्योंकि मैं उसको स्लोवेनियन ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करना चाहता था। आई विल मेक ऑल्सो वन वीडियो हाउ यू कैन ड्राइव ऑन इंडियन लाइसेंस और ऑन स्लोवेनियन लाइसेंस, हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस एवरीथिंग। इसके बारे में भी मुझे नॉलेज है। तो मैं अपना ओरिजिनल लाइसेंस लेके गया था और उनको दिया था। उन्होंने 24 या 25 यूरो लिए थे, और 1 आधे महीने का प्रोसेस था। वो उन्होंने ऑनलाइन उसको अप्लाई किया, इंडिया से वो वेरीफाई होके पेपर आता है, और वो पेपर फिर उन्होंने मुझे दिया, और मैं उधर जाके लाइसेंस चेंज किया। तो ऐसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ होता है कि वो इसको वेरीफाई, पर आपके डॉक्यूमेंट्स क्विकली हो जाते हैं। जो वीज़ा के होते हैं उसको 1 महीना नहीं लगता, कम से ज़्यादा 1 या 2 हफ्ते मैक्स, या मे भी 1 हफ्ते में भी हो जाता है। अगर लेट्स से आप मंडे में डालते हो, आपको फ्राइडे तक मिल जाता है। तो एक ये होता है। और उसके बाद जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ स्लोवेनिया है इधर स्लोवेनिया में, वहाँ पर भी ये सारे के सारे अटेस्ट होते हैं, वेरीफाई होते हैं, और एलिजिबल उनको ये वेरीफाई करते हैं कि अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी टू अप्लाई फॉर वीज़ा। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस चल रहा है, इन मीन टाइम कंपनी को लेबर डिपार्टमेंट में जॉब्स वैकेंसीज में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमें ये वर्कर हम इंडिया से या फॉरेन से बुला रहे हैं, हमें स्लोवेनिया में ये वर्कर नहीं मिल रहा, या फिर अगर मिल रहा है तो उसके पास ये स्किल नहीं है या अनस्किल जो भी है, तो इसलिए हम स्लोवेनिया के बाहर से वर्कर बुला रहे हैं।
तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि बाहर से क्यों, लोकल बंदे क्यों नहीं काम करते, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो रीज़न ये है कि जो हम लोग होते हैं, इंडियंस हो गया, एशियंस हो गए, हमें ज़्यादा कोई काम की परवाह नहीं होती। हम चाहे 10 घंटे कर लें या 12 घंटे कर लें या 15 घंटे कर लें, हम काम करते हैं। वी आर हार्ड वर्किंग पीपल। इंडिया में भी नहीं होते, पर इंडिया से जब बाहर आ जाते हैं तब हम हो जाते हैं कि हम हार्ड वर्क करते हैं। तो जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादा लंबा काम करना पसंद नहीं करते। उनको होता है कि या ज़्यादा से ज़्यादा हम 7-8 घंटे काम कर लें, और वो सैलरी भी ज़्यादा मांगते हैं। तो जो कंपनीज़ होती हैं वो प्रेफर करती हैं कि हम फॉरेनर्स वर्कर्स को, उन पे ट्रस्ट ज़्यादा करती हैं, को हायर करें, उनको बेसिक सैलरी देंगे जो भी बेसिक होती है स्लोवेनिया की। अगर कई प्रोफेशंस में ज़्यादा होती है वो ज़्यादा भी देते हैं। तो उनके लिए इजी होता है, जो वर्क उनको चाहिए वो उनको मिल जाता है। इसीलिए वो फॉरेनर्स को प्रेफर करते हैं हायर करना। करंटली स्लोवेनिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, कंस्ट्रक्शन, कुकिंग, रेस्टोरेंट्स, बार, क्लीनिंग। ये कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, ये इंडिया से लोगों को हायर कर रहे हैं, बांग्लादेश से भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, कार्स की फैक्ट्रीज़ हो गई, मर्सिडीज़ हो गया, BMW हो गया, ये सब जो लेबर वर्कर हैं वो दूसरी कंट्रियों से हायर कर रहे हैं, क्योंकि वो उन पे ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहे हैं। क्योंकि उनको वो देखते हैं नेचुरल वे, जब एक लोकल बंदा काम कर रहा है और एक फॉरेनर काम कर रहा है, कि फॉरेनर ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, कुछ छुट्टियाँ भी कम लेता है फॉरेनर, क्योंकि सबको होता है कि हमने पैसे कमाने हैं। तो जब कंपनी लेबर ऑफिस में ये चलती है, तो लेबर ऑफिस से एक पेपर आता है जो आपकी फ़ाइल में लगता है। वो एक तरह की कंफर्मेशन होती है कि हाँ, आप फॉरेनर को हायर कर सकते हो और हम इसके लिए अलाउ कर रहे हैं। तो तब तक आपके 3 महीने गुजर चुके होते हैं, 2 से 3 महीने, क्योंकि 1 महीना तो आपका इंडिया में लग जाता है, क्योंकि आपके पास आपको पुलिस क्लियरेंस बुलानी होती है। फिर जब आप स्लोवेनिया में आते हो, स्लोवेनिया में भी आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी को इकट्ठे करने होते हैं वो होते हैं। और इसके बाद जब आपकी फ़ाइल तैयार होती है तो उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है यहाँ के वीज़ा ऑफिस, जहाँ पे वीज़ा अप्लाई होते हैं। अब ये भी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि वीज़ा इंडिया में अप्लाई होता है या स्लोवेनिया में अप्लाई होता है। जो वर्क परमिट का प्रोसेस है स्लोवेनिया का, टूरिस्ट का नहीं, टूरिस्ट का इंडिया में होता है। जो वर्क परमिट का प्रोसेस है वो शुरू इंडिया में होता है, बट जो वीज़ा अप्लाई होता है 50% 60% वो स्लोवेनिया में होता है, और बाकी का 40% वो होता है इंडिया में। फिंगरप्रिंट्स और आपको कार्ड जो मिलता है इंडिया में, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो आपका वहाँ पे फ़ाइल अप्लाई हो जाती है, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है स्लोवेनिया में। उसका कॉस्ट तो 80-85 यूरो कुछ होता है, पता नहीं, ज़्यादा भी है शायद, आए मुझे पता नहीं। उसमें आपकी इंश्योरेंस वगैरह होती है, आप कहाँ रहोगे। हाँ, आपकी कंपनी या लॉयर जो भी आपका इंडिया में काम करा रहा है, आपसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन लेता है। 2 डॉक्यूमेंट्स पे साइन लेते हैं वो होता है, एक तो होता है कि आप कंपनी को ऑन द बिहाफ ऑफ यू आप ऑथराइज कर रहे हो आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। दूसरा होता है कि आप स्लोवेनिया में रहोगे कहाँ पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी कंट्री में बिना बताए कि आप कहाँ रहोगे आपको वो कंट्री वीज़ा नहीं देती। इसलिए कंपनी को इन एडवांस आपके लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करके रखनी पड़ती है, और उनको वो मेंशन करना पड़ता है वीज़ा फॉर्म में कि ये बंदा इंडिया से आ रहा है और ये कहाँ रहेगा। तो आपसे उस पर भी सिग्नेचर लेते हैं वो। और उसके बाद आपका जब फाइल अप्लाई हो जाता है, उसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। इंडिया से एक कंफर्मेशन आती है उनको, वो आपके कंपनी को देते हैं। वो कंफर्मेशन होती है कि आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हमें आपके फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत है। आप जो स्लोवेनियन एम्बेसी इंडिया में है, न्यू दिल्ली में, आप वहाँ जाके अपने फिंगरप्रिंट्स दे दो। तो तब आपका जो एजेंट होता है या जो भी है वो आपको बता देते हैं, वो आप जाते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं। ये जो फिंगरप्रिंट्स देना, दिस इज़ अ थर्ड स्टेप। पहला आपका इंडिया में शुरू हो गया, दूसरा स्लोवेनिया में, तीसरा आपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए। तो जो असली प्रोसेस है जहाँ में आपका कार्ड बनता है, वो शुरू हो जाता है फिंगरप्रिंट्स के बाद। आप जब आपके एक बार फिंगरप्रिंट्स हो गए, दैट मीन्स आपका सब कुछ ओके है और आपका कार्ड बन के आना ही आना है।
ऐसा नहीं है कि आपका कार्ड नहीं बनना। तो आपके फिंगरप्रिंट्स के बाद आपको वेट करनी पड़ती है। कई बार होता है कि कार्ड जो है वो 1 महीने में मिल जाता है, 2 में मिल जाता है, 3 में मिल जाता है, बट आपको वेट करनी, बैटरी लो हो गई है, तो आपको वेट करनी पड़ती ही है कि आपको 1 या 2 या 3 महीने आपको वेट करना पड़ता है आपके कार्ड के लिए। तो ये बात हो गई है। तो जो चौथा स्टेप होता है वो ये होता है कि आपका कार्ड बन के आ गया, आपने एम्बेसी में जाना है, अपना कार्ड लेके आना है। ये आप चाहते हो इंडिविजुअली, आपको जाके लेके आना पड़ता है। तो ये 4 मेन स्टेप हैं जो स्लोवेनिया में वर्क परमिट के लिए होते हैं। मैं वेबसाइट खोल के बैठा हुआ हूँ एक, तो आपको मैं बताता हूँ कंडीशंस फॉर TRP, उन जो स्लोवेनिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है ये, कि जो कंडीशंस क्या हैं। आपको चाहिए फ़ोटोग्राफ्स जो आपके वीज़ा फॉर्म में लगेंगी, आपका पर्पस ऑफ रेजिडेंस, आप जो रेजिडेंस कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। आप काम करने के लिए आ रहे हो, आप अपना कोई कंपनी खोलने के लिए आ रहे हो, आप फैमिली के लिए आ रहे हो, या आप आई डोंट नो कोई स्पेशल स्टडी करने आ रहे हो या कुछ। तो इन केस जो लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं उनका पर्पस ऑफ रेजिडेंस है कि आप यहाँ पर वर्क करने आ रहे हो एज जॉब। उसके बाद आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि एटलीस्ट 1 और 2 ईयर वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा तो आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 1 और 2 ईयर वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में होती है, वो आप उसको टूरिस्ट वीज़ा की फॉर्म में लगाते हो। वर्क परमिट का जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो होती है थोड़ी सी इंडिया में होती है, और बाकी जो कंपनी होती है वो कराती है, वो उसमें लगाती है। उसके बाद आपके पास पैसे कितने हैं आपके बैंक अकाउंट में, ये वर्क परमिट में नहीं होता, क्योंकि आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, आपको जॉब दे रही है, तो ये सब कंपनी कवर करती है, आपको इसमें नहीं करना होता, ये कंपनी ने अपने दिखाने होते हैं। उसके बाद आता है सिक्योरिटी क्लियरेंस वेरीफाइड। दैट मीन्स आपके ऊपर कोई पुलिस चार्ज नहीं है, वही जो मैंने आपको बताया कि आपको PCC करानी पड़ती है अपनी। उसके बाद आता है सर्टिफाइड एंड ट्रांसलेटेड एविडेंस, जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया जो स्लोवेनिया में आते हैं, आपके वो सर्टिफाइड होते हैं और उसका ट्रांसलेशन होती है। उसके बाद आता है फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने कि फिंगरप्रिंट्स आर यूजुअली कैप्चर्ड विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेंट टू बी कैप्चरिंग फिंगरप्रिंट्स। ये उन्होंने वैसे ही बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपके फिंगरप्रिंट्स किस तरह लिए जाते हैं। तो ये आपको मैंने बताया ये जो चीज़ें होती हैं। तो ये तो था कि स्लोवेनिया का वर्क परमिट का प्रोसेस। अभी इसमें भी कई टेक्निकल चीज़ें हैं जो अगर मैं बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे लंबे वाली, जिसमें आप सब वो चीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का मतलब भी यही होना चाहिए कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सको। राइट नाउ मेरे पास अभी इतना ही टाइम है कि मैं एक आधे घंटे का वीडियो बना सकूं, इससे ज़्यादा मैं बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे काम है और मैंने जाना भी होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता फ्री। तो अभी जो करंटली क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि अगर आप हमारा अप्लाई करवा दो, अगर आप हमें जॉब ढूंढ दो। देखिए, मैं आपका अप्लाई नहीं करवा सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैं आपके लिए जॉब भी नहीं ढूंढ सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि करंटली स्लोवेनिया में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, और अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है या करने वाला है उसका क्या प्रोसेस होगा। आप मुझसे कई पूछते हैं, आप हमें बजट बताइए। देखिए, बजट आई कैन नॉट टेल यू। अगर आप किसी एजेंट या कंपनी या जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, या जैसे पंजाब में सेंटर होते हैं, आइलेट्स सेंटर होते हैं, या फिर इमिग्रेशन ऑफिस होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े होते हैं,
कईयों ने नाम सुने होंगे, लैंडमार्क इमिग्रेशन, आई डोंट नो, क्रॉस कल्चर, कंगारूज, दीज जो भी हैं। इसी तरह ये मैंने आपको एक मेंशन किया था कि ये एक रॉयल एजुकेशन है, जो मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, उनका नंबर भी है। उनके पास है कुछ कनेक्शन इन स्लोवेनिया, वो ट्रस्टेबल भी हैं क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कवर करना, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बता देंगे। बजट आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि उनकी भी फ़ीस होती है। बाकी ये जो पेपर वर्क है ये सब है, तो आई डोंट नो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं आया था मेरा 11 से 12 लाख रुपया लगा था, बट मैं एज अ स्टूडेंट आया था, उसमें मेरी फ़ीस भी इंक्लूडेड थी कॉलेज की। वर्क परमिट आई डोंट नो, 5 से 6 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख, आई डोंट नो। बट आपको कोई भी 2-3 लाख में नहीं करने वाला ये वाला, क्योंकि सॉरी, क्योंकि हर एक बंदे को अपना बिज़नेस में प्रॉफिट कमाना है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप, हाँ, अगर आपको कोई ये बोल रहा है 10-15 लाख, आपको मैं बोलूँगा आप मत करो। 10-15 लाख नहीं लगते हैं। हाँ, 5-6 लाख, 7 लाख, आई डोंट नो, इतने हो सकते हैं। बट 10 लाख बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है और उसके आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो करंटली मैं आपको जैसे बता रहा था कि जॉब्स अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। अभी विंटर टाइम है, तो अगर अभी आप अपना वीज़ा शुरू करते हैं तो टिल समर आपका वीज़ा आ जाएगा और आपकी जॉब शुरू हो जाएगी। सैलरी जो है इन जॉब्स की, कंस्ट्रक्शन की, जो अभी उन्होंने मुझे बताया था, सैलरी होगी 800 से 900 यूरो के बीच में, जो इंडिया का 70 से 80 हज़ार रुपया बन जाता है। प्लस इसमें बोनस भी है, शायद उन्होंने बताया था मुझे बोनस मिलेगा, एक बोनस। वैसे ये कंपनी नहीं देती, दिस इज़ अ लॉ दैट दे हैव टू गिव। और इसमें कंपनी अकोमोडेशन भी दे रही है रहने के लिए, हॉलीडेज़ होंगे आपके, पेड हॉलीडेज़, काफ़ी चीज़ें हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके लिए वो फ़ायदा ही होगा जितनी आप नॉलेज ले सकते हैं। इवन कि जो नहीं भी अप्लाई करना चाहता, वो जस्ट कॉल करके पूछ सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आप एटलीस्ट आपको पता तो हो कि ये ऐसे ऐसे होता है। बहुत सारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोग हैं जो स्लोवेनिया के आसपास रह रहे हैं और कंट्रियों में, और वो स्लोवेनिया के लिए वीडियोस बना रहे हैं। वो सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं टू गेट व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, बट उसमें काफ़ी नॉलेज जो है वो एक्यूरेट नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करें, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि बाय द वे आज मैं मैच देख रहा हूँ फ्रांस और डेनमार्क का, ये मैच चल रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। तो उनकी नॉलेज काफ़ी एक्यूरेट नहीं होती। मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। 5 साल में रह चुका हूँ इधर, मुझे काफ़ी लॉस पता है जो फॉरेनर के लिए होते हैं, वर्क कैसे काम करता है, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ, टैक्सेस कैसे जाते हैं। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दैट पीपल शुड नो द रियल अपडेट, रियल न्यूज़, रियल थिंग्स अबाउट स्लोवेनिया। ये नहीं कि मैं जी इटली में बैठा हूँ और मैं स्लोवेनिया में जॉब्स हैं जी, यहाँ पे आप जाके कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी कंट्री के बारे में आप बताना चाहते हो, आपको पहले वहाँ जाके उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सुनी सुनाई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी किसी की वीडियो देखते हैं और वो वीडियो बना देते हैं। ऐसा नहीं है। अब जैसे कि एक वीडियो में मैंने देखा था कि जी वो बता रहे हैं कि आप स्लोवेनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 1400 यूरो कमा सकते हो, आपको 1400 यूरो वाली जॉब पे वर्क परमिट मिल सकता है। देखिए, कोई भी कंपनी स्लोवेनिया में आपको 1400 यूरो में नई जो वर्क परमिट वाली जॉब देती है कि वो आपको 1400 यूरो देंगे महीना का काम करने का। अगर उनको 1400 ही देना है तो वो लोकल बंदा क्यों नहीं रख लेते? क्यों वो फॉरेनर के लिए जा रहे हैं बेसिक सैलरी के लिए? आप समझदार हो, आप ऐसे ट्रैप्स में मत फंसें। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी जॉब्स के रिगार्डिंग। अगर कोई वीज़ा रूल चेंज होता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर, बिकॉज अभी अभी स्लोवेनिया में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए लॉ चेंज हुआ है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी लोग टेम्परेरी रेजिडेंस के ऊपर आ रहे हैं स्लोवेनिया, उनके पास बहुत ही अच्छा चांस है। अगर वो 5 साल स्लोवेनिया में रहते हैं तो उनको सीधी परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फ्यूचर सेटल्ड थिंग है ये। आप अर्न भी कर रहे हो
और आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल रही है। आप अपने घर वालों को विज़िट के लिए बुला सकते हो, आप अपनी वाइफ को बुला सकते हो। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप जब अपनी फैमिली को बुलाते हैं उनको कौन सा वीज़ा मिलता है, कितने टाइम का मिलता है, उसका कॉस्ट क्या है, ये सब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि जो मैंने हिंदी में बनाई है कि लोगों को थोड़ा जो नहीं समझ सकते उनको समझ आए। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा पंजाबी में द सेम वे, सो थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए। और ऐसे ही हम इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी में वीडियोस बनाते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हम लाइव भी करेंगे। जब थोड़े फॉलोअर्स अच्छे हो जाएंगे तो आपके मैं रियल टाइम रिप्लाई कर दूँगा सब कुछ। हम यूट्यूब पे भी लाइव होंगे। तो बस आप अगली वीडियो का वेट करें। जैसे ही हमें मुझे कोई नॉलेज मिलती है मैं आपको अगली वीडियो के बारे में बताऊंगा। सो हैव अ गुड नाइट एवरीवन। गुड लक टू दोज हु ऑलरेडी अप्लाइड एंड गुड लक टू दोज हु वांट्स टू अप्लाई। आई होप आपका प्रोसेस अच्छा जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने वो जो ऑफिस है, वो जो जिनके पास जॉब्स हैं अभी ऑफ़र कर रहे हैं, उनका मैं नंबर मेंशन कर दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। आप उनको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप पर्सनल विज़िट भी कर सकते हो उनको। और वो ट्रस्टेबल हैं क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर वो नहीं होते तो ये देखिए, ये भी आ गया आज, इसको भी वीडियो में आना है। यो देख, तो ऐसा होता है जी, आप उनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन, बाय।